आज की इस क्लास में जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं उन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सेट किसे कहा जाता है, एक सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और सेट और मल्टी सेट में क्या फर्क होता है, देन यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट, और लास्ट में हम देखेंगे कि सीक्वेंस और टपल किसे कहा जाता है। यकीनन आज के लेक्चर में जो टॉपिक शामिल हैं आप लोगों ने पहले से पढ़े भी होंगे, और लेकिन चूंकि हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि हमने इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, तो हम इनका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सेट किसे कहा जाता है। अगर आप कुछ वेल डिफाइंड चीजों का, कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले लें तो उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स या जो चीजें हैं जिनका कलेक्शन सेट है, ये क्या हो सकती हैं? ऑब्जेक्ट्स कैन बी नंबर्स, मतलब अगर आप नंबर्स का कलेक्शन लें तो आप इसे सेट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी लेटर्स, अगर आप लेटर्स का कलेक्शन लें आप इसे भी सेट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स डेज भी हो सकते हैं, मतलब आप डेज का कलेक्शन लें वो भी एक सेट होगा। इसी तरह अगर आप सिटीज का कलेक्शन लें, उनके नेम का कलेक्शन लें, तो वो भी एक सेट कहला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी ले लें, कोई भी चीज ले लें, उनका कलेक्शन कर लें, क्या वो सेट कहलाएगा? आंसर इज नो। हमेशा उन्हीं चीजों का, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाएगा जो वेल डिफाइंड होंगी। वेल डिफाइंड मींस उनके मीनिंग क्लियर है, उनको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं नंबर्स, नंबर्स का कलेक्शन, तो सभी को कंफर्म है कि नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनमें से कोई हो सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नंबर इनके अलावा भी कोई हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं लेटर्स का कलेक्शन, तो कंफर्म है कि ए से लेके जी तक कोई भी लेटर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। डेज के कलेक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सो ऑन। इसी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं है इनको लेके। तो वो चीजें जिनके लिए कोई कंफ्यूजन है, उनका कलेक्शन सेट नहीं कहला सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ब्यूटीफुल पीपल का कलेक्शन सेट कहलाएगा, आंसर इज नो, क्योंकि ब्यूटी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। हो सकता है मेरे माइंड में किसी की आंखें अच्छी हैं तो वो शख्स खूबसूरत है, आपके माइंड में हो सकता है किसी के बाल अच्छे हैं तो वो खूबसूरत है, कोई ये कह सकता है किसी की स्माइल अच्छी है तो वो खूबसूरत है। मींस इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग, ब्यूटी के मीनिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, इट इज नॉट क्लियर। तो खूबसूरत लोगों का सेट कभी भी नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं इंटेलिजेंट पीपल का कलेक्शन सेट कहलाएगा, अगेन आंसर इज नो, क्योंकि इंटेलिजेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है मेरे नजदीक एक ऐसा बंदा ज़हीन हो जिसके पेपर्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हो, आपके नजदीक कोई ऐसा बंदा ज़हीन हो सकता है जो फौरन जवाब देता है, जो मौके पे जवाब दे सकता है। तो इंटेलिजेंस के भी जो मीनिंग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो हमेशा उन्हीं चीजों का कलेक्शन सेट कहलाएगा जो वेल डिफाइंड है, जो क्लियर है, जिनको लेके हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है जी। नाउ ये जो सेट हमने बनाया, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव वे। डिस्क्रिप्टिव वे में क्या होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेना है, आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट दी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यू आर कंफर्म कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कोई नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह के कोई नेचुरल नंबर्स होंगे, आपने उनका कलेक्शन लिया है। तो आपने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट को डिफाइन कर दिया। सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका लिस्टिंग वे। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर होंगे उनकी आप एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट हमेशा आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और जो उस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो कॉमा के जरिए सेपरेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिस्टिंग वे ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपने एक सेट बनाया, दिस इज अ सेट, और इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और ये आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं और कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं। दिस वाज डिस्क्रिप्टिव वे, और ये एक लिस्टिंग वे है सेट को डिफाइन करने का। किसी भी सेट को डिफाइन करने का एक और तरीका है, दैट इज सेट बिल्डर वे या सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें क्या होता है कि आप सेट के एलिमेंट्स के बारे में कोई रूल डिफाइन करते हैं कि इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ सेट, ब्रैकेट से नजर आ रहा है कि इट इज अ सेट
और इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट x आ सकता है। अब आप रूल बताने लगे हैं वो एलिमेंट x कैसे आएगा, सच दैट x इस तरह आ सकता है x बिलोंग्स टू n, यानी इस सेट के अंदर कोई भी x कोई भी एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। इट मींस इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो सेट को डिफाइन करने का तीसरा तरीका सेट बिल्डर वे। सेट को डिफाइन हम कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के जरिए भी। वेन डायग्राम क्या है, आपने जो सेट बनाना है वो एक सर्कल की फॉर्म में बनाना है और जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनसे मिलके सेट बना है वो आप उस सर्कल के अंदर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, ये गोल दायरा ये सर्कल शो कर रहा है कि इट इज ए सेट और ये 1 2 3 4 इस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं। उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, अगर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ जी फलां स्टूडेंट, तो फलां स्टूडेंट कहने में प्रॉब्लम है। किसी भी शख्स को किसी भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन तरीका है कि आप उसको उसके नाम से पुकारें। तो नेम्स रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के उनकी पहचान करने के लिए, आप सबके नेम्स हैं जिससे आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है। इसी तरह सेट तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो सेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। आप किसी भी सेट को नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर का, कोई भी कैपिटल लेटर आप रख लें, ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें, जिससे सेट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी सेट का नाम टी रख सकता हूं। तो आप चाहे डिस्क्रिप्टिव वे यूज कर रहे हैं, चाहे आप लिस्टिंग वे यूज कर रहे हैं, या सेट बिल्डर कर रहे हैं, या वेन डायग्राम कर रहे हैं, आप कैपिटल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्क्रिप्टिव वे यूज कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं सेट टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। इट मींस मैंने एक सेट टी बनाया है, कलेक्शन टी बनाया है, और उस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। इसी तरह मैं लिस्टिंग वे जो बनाया है मैं इसको भी डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर टी यूज कर सकता हूं। तो लिखेंगे किस तरह, टी इज इक्वल टू दिस लिस्ट। तो ये आपने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल लेटर टी के साथ। इसी तरह अगर सेट आपने रिप्रेजेंट किया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, तो आप इसको भी कैपिटल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस वन। और अगर आपने एक वेन डायग्राम के जरिए सेट को रिप्रेजेंट किया है, सेट को बनाया है, तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कैपिटल लेटर टी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। तो जब भी आपने कोई सेट बनाना है उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको किसी ना किसी कैपिटल लेटर के साथ आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। अच्छा, एक सेट के अंदर होता क्या है, सेट किससे मिलके बना है, ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। जो ऑब्जेक्ट्स एक सेट के अंदर होते हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ सेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक टी सेट है, इस सेट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये ऑब्जेक्ट्स इस सेट टी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं क्या 1 इस सेट टी का पार्ट है, क्या इस सेट टी के अंदर मौजूद है? द आंसर इज यस। हमें नजर आ रहा है कि 1 इस सेट टी के अंदर मौजूद है। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 बिलोंग्स टू टी। ये जो सिंबल आपको यहां पे नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू, मींस 1 बिलोंग करता है सेट टी से। इसी सिंबल को आप मेंबरशिप सिंबल भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 इज मेंबर ऑफ सेट टी, या इसी सिंबल को आप एलिमेंट सिंबल भी कह सकते हैं। तो हम क्या फिर बोलेंगे, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट टी। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या -1 इस सेट टी का पार्ट है, आप देखें क्या -1 इसके अंदर मौजूद है? आंसर इज नो, -1 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी। ये जो सिंबल आपको यहां पे नजर आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू। इट मींस -1 टी से बिलोंग नहीं करता। इसी सिंबल को आप नॉट मेंबरशिप सिंबल भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि -1 सेट टी का मेंबर नहीं है, या इसी सिंबल को नॉट एलिमेंट सिंबल भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, -1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट टी। ठीक है जी। ओके, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास कोई दो सेट हैं और दोनों सेट के एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आपके पास एक और सेट बी है, उसके भी सेम यही एलिमेंट है। अब दोनों के एलिमेंट सेम है
तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल, A इक्वल्स टू B। ठीक है जी। ऑर्डर या सीक्वेंस, तरतीब एलिमेंट्स की एक सेट के अंदर मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स की तरतीब ये है 1 2 3, और एक सेट बी है उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं मगर तरतीब चेंज है। तरतीब क्या है? 3 1 2। तो मैंने अभी कहा कि ऑर्डर, सीक्वेंस, तरतीब मैटर नहीं करती। तो जब तरतीब मैटर नहीं करती, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर सेम, दोनों सेम सेट हैं। तरतीब आगे पीछे होगी एलिमेंट्स की, कोई इशू नहीं, एलिमेंट्स तो सेम है। 1 2 3 उसके अंदर भी है और 1 2 3 उसके अंदर भी है, तरतीब डिफरेंट है लेकिन तरतीब मैटर नहीं करती। इसी तरह डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर एक सेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा मर्तबा आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस एलिमेंट को जो रिपीट हो रहा है सेट के अंदर, उसको खत्म कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आपके पास एक और सेट बी है, इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं मगर 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। तो मैंने अभी कहा कि डुप्लीकेशन मैटर ही नहीं करती, डुप्लीकेशन का सेट के अंदर कोई मतलब नहीं होता, और अगर आ रही है तो आपको क्या करना है? उसको खत्म कर देना है। बोथ सेट्स आर सेम। क्यों सेम है? क्योंकि डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती। अगर रेपिटेशन हो रही है तो आपको उसे खत्म कर देना है। तो आप 1 को भी खत्म कर देंगे, 3 को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे। जब आपने इनको खत्म कर दिया तो क्या बचा? 1 2 3। ऊपर वाले भी सेट ए में 1 2 3 है, इट मींस बोथ सेट आर सेम। तो जब भी एक सेट के अंदर रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो रही होगी, आपने उसको खत्म कर देना है, उसका कोई मतलब नहीं होता एक सेट के अंदर। ठीक है जी। मल्टी सेट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि एक सेट के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, और अगर डुप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको खत्म कर देना है। मगर एक ऐसा सेट भी होता है जिसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउड है, उस सेट को कहा जाता है मल्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल बी के अंदर 1 1 2 3 3, 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, इट इज अलाउड। यहां पे ये अलाउड है। क्यों अलाउड है? यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है बी इज मल्टी सेट, कि बी एक मल्टी सेट है। ये सिंपल सेट नहीं है, ये एक मल्टी सेट है। तो जब मल्टी सेट है तो इसके अंदर रेपिटेशन अलाउड है। अब आप जो नंबर्स, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, आप उनको खत्म नहीं करेंगे। इसके मीनिंग भी हैं। सेट के अंदर तो अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों मतलब नहीं होता? क्योंकि आपने उनको खत्म कर देना है। मगर यहाँ पे इसका मीनिंग भी है, इसकी वैल्यू भी है। रेपिटेशन अलाउड है इन मल्टी सेट के अंदर। ओके, अगर आपके पास दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी। ए सेट क्या है? ए सेट आपके पास ये है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 7। आपके पास एक सेट बी है, इसके अंदर 7 और 7 मतलब 7 2 टाइम्स है। ये दोनों क्या है? मैंने ऊपर रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि ये दोनों सेट्स हैं। एज ए सेट दोनों सेट सेम है। ए भी सेट है, बी भी सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो आप इसको खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? मैंने अभी बताया कि डुप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं होता, और अगर एक सेट में डुप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको खत्म कर देना है। तो जब आप 7 को यहां से खत्म कर देंगे तो सिर्फ 7 ही बचेगा बी में भी। तो इसके अंदर भी 7 ही है, इसके अंदर भी 7 ही है। इट मींस ए और बी दोनों सेम सेट है। ठीक है जी। अगर सपोज ए और बी दो मल्टी सेट्स हैं आपके पास, ए मल्टी सेट है एंड दैट इज दिस वन, और बी एक मल्टी सेट है, दैट इज दिस वन। क्या दोनों सेम है एज मल्टी सेट? एज ए मल्टी सेट दोनों डिफरेंट हैं। अब मैं टर्म मल्टी सेट यूज कर रहा हूं, तो एज अ मल्टी सेट दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मल्टी सेट्स के अंदर डुप्लीकेशन मैटर करती है। डुप्लीकेशन का मीनिंग होता है, मतलब होता है। तो इस मल्टी सेट के अंदर कोई रिपीट नहीं हो रहा, एक ही एलिमेंट है और एक ही मर्तबा पड़ा हुआ है। जबकि बी एक मल्टी सेट है जिसके अंदर रेपिटेशन भी है। तो मैटर चूंकि करती है मल्टी सेट के अंदर, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों डिफरेंट मल्टी सेट हैं। मगर एज ए सेट दोनों सेम है, क्योंकि एज ए सेट उनमें डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती। ओके जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स कितनी होती हैं? एक सेट फाइनाइट सेट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सेट भी होता है। सेट के अंदर होता क्या है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर एक सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट कर सकें, आप गिन सकें, उसकी तादाद बता सकें,
तो वो सेट एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए एक सेट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। आप इजीली गिन सकते हैं कि 1 पहला एलिमेंट है, 2 दूसरा एलिमेंट है, 3 तीसरा एलिमेंट है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। सो ए इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर लाख एलिमेंट्स भी होंगे। अब लाख क्या शो कर रहा है कि आपने काउंट किया हुआ है, तो लाख एलिमेंट भी हैं, करोड़ एलिमेंट भी हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो जो सेट के एलिमेंट्स काउंट हो सकते हैं वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम कम नेचुरल नंबर्स वाला सेट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट शामिल हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं, इट इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद आप काउंट ना कर सकें वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये डॉट शो कर रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये सेट कभी खत्म ही नहीं होगा, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, अब ऑल इवन नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे, 0 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, तो इन सारे इवन नंबर्स का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है जी। व्हाट इज सिंगलटन एंड एम्प्टी सेट? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए आपके सामने एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6, सो ए क्या होगा? एक सिंगलटन सेट होगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एक ऐसा सेट जो एम्प्टी सेट हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, आप उसे नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को या नल सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का, कोई एलिमेंट नहीं है, इट मींस इट इज एन एम्प्टी सेट। और दूसरा तरीका है सेट को, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये आप इस सिंबल के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी ये सिंबल होगा तो आपने समझ जाना है कि जो ए है दैट इज एन एम्प्टी सेट, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का क्या मतलब होता है? कंबाइन करना, इकट्ठा करना। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए सेट ये है, एक बी सेट है आपके पास, और आप ए यूनियन बी करना चाहते हैं, मतलब आप ए और बी को कंबाइन करना चाहते हैं। सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे ए यू बी, ये जो यू है ये सिंबल है, ये शो करता है कि आप ए और बी का यूनियन लेना चाहते हैं, यानी इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, ए का पहला एलिमेंट आ गया, ए का दूसरा एलिमेंट आ गया, ए का तीसरा एलिमेंट आ गया। जब ए के एलिमेंट्स लिख लें, इसके साथ ही आप बी के भी एलिमेंट्स लिख लें, तो बी का पहला एलिमेंट आ गया और बी का दूसरा एलिमेंट आ गया। ये जो आपके सामने अब सेट बना है ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इट इज ए यूनियन बी। तो जो मैंने बातें बोली वो यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दोनों में सेम सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ये है और बी एक और सेट है आपके पास, आप ए इंटरसेक्शन बी लेना चाहते हैं, मतलब आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। सिंबॉलिकली आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो सिंबल है उल्टा यू, इट इज इंटरसेक्शन सिंबल, मींस आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। सो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन है तो आप ए इंटरसेक्शन बी लेते वक्त 2 लिख लेंगे। इसके अलावा कौन सा कॉमन है? 4 भी दोनों के अंदर मौजूद है, इट मींस ये कॉमन है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी में 4 भी लिख लेंगे। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? अगर आपके पास कोई सेट ए है, इसके कंप्लीमेंट को ए बार या ए कॉमा के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ए पावर कॉमा। ये शो करता है कि आप ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं। ए एक सेट है, इसके कंप्लीमेंट में क्या होगा? इसके कंप्लीमेंट में सब कुछ होगा, बस ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए सेट ये है 1 2 3 4, आप इस सेट ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए पावर कॉमा के जरिए या ए के ऊपर बार लगा के। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर तमाम नंबर्स आ सकते हैं मगर 1 2 3 4 नहीं होगा। अगर मैं कहूं जी आपका कंप्लीमेंट क्या होगा? आपका कंप्लीमेंट होगा बाकी तमाम लोग मगर आप नहीं होंगे।
ठीक है जी। आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट वाला, कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और अगर आप किसी सेट ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए के सेट के एलिमेंट्स को माइनस करके बाकी लिख देते हैं। सो सेम स्टोरी है, एक डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बताई है। तो किसी भी सेट का जब कंप्लीमेंट आपने लेना है, आपने उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं। बस उसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, लेकिन अभी तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेट कहलाता है। तो सीक्वेंस कैसे हो सकता है? सीक्वेंस उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो किसी खास ऑर्डर में होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को किसी खास तरतीब में उनका कलेक्शन दें तो वो खास तरतीब में उनका कलेक्शन सीक्वेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो कलेक्शन आपने लेना है ऑब्जेक्ट्स का, वो आपने हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, इट मींस ये एक सीक्वेंस है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं और ये किसी खास ऑर्डर में है। कौन से खास ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, 1 5 8। सो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है एक खास ऑर्डर में और आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इट मींस इट इज अ सीक्वेंस। जिस तरह सेट की प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह सीक्वेंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर मैटर करता है, तरतीब मैटर करती है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर तरतीब मैटर नहीं करती। अगर एक सेट के अंदर 1 2 3 है और दूसरे सेट में 3 2 1 है तो हम कहते थे एलिमेंट सेम है, तरतीब आगे पीछे भी होगी तो कोई इशू नहीं, दोनों सेट सेम है। मगर सीक्वेंस के अंदर तरतीब मैटर करती है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस उसी के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है मगर तरतीब डिफरेंट है, तो हम कहेंगे दोनों सीक्वेंस डिफरेंट हैं। आप गौर करें, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, ऑब्जेक्ट्स दोनों में सेम है, मगर इसमें तरतीब है 7 2 1 5 7, इसमें 21 7 57। तो बोथ आर डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है जी। इसी तरह जो रेपिटेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वो भी मैटर करती है। आपको याद होगा सेट के अंदर डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती थी। अगर डुप्लीकेशन आती थी तो हम डुप्लीकेशन को खत्म कर देते थे, मगर रेपिटेशन या डुप्लीकेशन सीक्वेंस के अंदर मैटर करती है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये है और आपके पास एक और सीक्वेंस है मगर इसमें एक एलिमेंट 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट सीक्वेंस होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है जी। अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा। ये सीक्वेंस दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। इसके ऑब्जेक्ट्स की तादाद को हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके एलिमेंट्स की तादाद या ऑब्जेक्ट्स की तादाद को आप काउंट ना कर सकें, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। फाइनाइट सीक्वेंस को टप्पल भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, इट इज ए टप्पल। अब इस फाइनाइट सीक्वेंस के अंदर या इस टप्पल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट्स की वजह से इस टप्पल को 2 टप्पल कहा जाएगा, या आप इसको पेयर भी कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस ये है, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 3 ऑब्जेक्ट्स की वजह से इस फाइनाइट सीक्वेंस को या इस टप्पल को 3 टप्पल कहा जाएगा। आप बता सकते हैं के टप्पल किसे कहा जाएगा? एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एलिमेंट्स की के तादाद मौजूद हो, उस सीक्वेंस को या उस टप्पल को के टप्पल कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो आपकी समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।